नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है भारतीय दंड संहिता 1860 के अपराधों के संबंध में धारा 34 का उपयोग। हम अक्सर सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं कि फलां व्यक्ति को फलां के साथ 302-34 में सज़ा हो गई या 325-34 में सज़ा हो गई। यहाँ जो धारा 34 है उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। धारा 34 अपने आप में कोई विशेष अपराध नहीं है। जो मुख्य अपराध किया जाता है उसके साथ में धारा 34 का उपयोग किया जाता है। धारा 34 के संबंध में जो भारतीय दंड संहिता में व्याख्या की गई है उसमें बताया गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, इसको आगे स्पष्ट किया गया है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, जब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपराधिक कार्य जो कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, एक सह अपराधी द्वारा दूसरे सह अपराधी द्वारा किए गए कार्य के अग्रसरण में किया जाता है, तब यह समझा जाता है कि उसने वह कार्य अकेले ही किया है। अब बात ये उठती है कि उसने अकेले किया है, इसका क्या अभिप्राय होगा? तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ते हैं और एक व्यक्ति पकड़ता है और उसके साथ का व्यक्ति उसको मारता है, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति उस कृत्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर साधारण मारपीट होती है तो 323-34 भारतीय दंड विधान का अपराध होगा। इसको और आगे अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि आ और बा को मालूम होता है कि सा ने कोई उनके परिवार के सदस्य के साथ घटना कर दी थी और वो उससे रंजिश रखते हैं और उनको मालूम चलता है कि सा कहीं पर है, तो आ बंदूक लेके जाता है, बा उसके साथ में जाता है और उनका आशा रहता है कि वो मिल जाएगा तो उसकी हत्या कर देंगे। तो वो लोग जाते हैं और सा मिल जाता है, तो वहाँ पे बातचीत होती है, बा सा को पकड़ लेता है और आ उसकी हत्या करने के आशय से गोली मार देता है। तो यहाँ पे आ और बा दोनों का जो भी आपराधिक कार्य था उसका आशय, जैसे आ का उसको गोली मारना था और बा का भी उसी के अग्रसरण में उसके साथ शामिल होना था। तो इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति आ और बा धारा 302-34 भारतीय दंड विधान के आरोप के लिए जिम्मेदार होंगे। अब अदालत की प्रक्रिया में क्या होता है? अदालत की प्रक्रिया में जब पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र पेश किया जाता है या परिवादी द्वारा परिवाद पेश किया जाता है, तो मामले में जो साक्ष्य उपलब्ध होती है, जैसा मैंने अभी ऊपर धारा 302-34 के बारे में बताया है, तो ऐसे मामले में अदालत आरोप लगाती है कि आ ने उसकी हत्या करी, 302 का अपराध लगाएंगे और चार्ज लगाएंगे और बा के ऊपर धारा 302-34 भारतीय दंड विधान का आरोप लगाया जाएगा। अब अदालत में अगर गवाही नहीं आती है कि आ ने उसको गोली चलाई, ऐसी साक्ष्य नहीं आती है, तो यहाँ पे उस तरीके के मामले में दोनों आदमी दोषमुक्त हो जाते हैं। तो धारा 34 के संबंध में भारतीय दंड विधान में कोई अलग से अपराध के गठन का उल्लेख नहीं है और ना ही उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 34 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के संगठक अर्थात सामान्य आशय आपराधिक कार्य के वास्तविक रूप से कार्य करने में सम्मिलित होना इस मामले में जरूरी होता है और
वास्तविक अपराध कारित करते समय यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसके खिलाफ अपराध नहीं माना जाएगा और आपराधिक कार्य अभिप्रेत जो व्यवहार किया जाता है और जिसके लिए व्यक्ति दंडित होते हैं, तो सामान्य आशय की घटना के दौरान ऐसा भी होता है कि कभी 3-4 आदमी कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे जो 3-4 आदमी मिलके एक व्यक्ति को मार रहे हैं, वहाँ पर 3-4 आदमियों का परिचित व्यक्ति और आ जाता है और वो भी उनके साथ मारपीट में शामिल हो जाता है और उस व्यक्ति की मारपीट करता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वो सभी व्यक्ति उसी प्रकार दोषी होंगे जिस प्रकार शुरू के 3-4 व्यक्ति शामिल थे और बाद में जो व्यक्ति आके शामिल हुआ था वो भी उस तरीके का जो मेन अपराध होगा उसमें शामिल हुआ। धारा 34 भारतीय दंड विधान का इस प्रकार स्पष्टीकरण स्पष्ट है कि धारा 34 जो मुख्य अपराध होता है उसके संबंध में जब और व्यक्ति मिलके उसी सामान्य आशय से उस कार्य को अंजाम देते हैं तो वो सभी उस कार्य के लिए एक समान दोषी होते हैं। धारा 34 के अलावा विद्यार्थियों के लिए और नए वकीलों के लिए और सामान्य जन के लिए जो और धाराएं इस तरीके के अपराधों के बारे में शामिल होती हैं वो हैं धारा 107, 109, धारा 114, धारा 120 बी, धारा 201 और धारा 149 भारतीय दंड विधान। तो धारा 149 के संबंध में जो स्थिति है वो थोड़ी सी भिन्न है। धारा 149 के संबंध में ऐसा बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक, जबकि वे ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का उपयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, या दूसरा किसी विधि के या किसी विधि आदेशिका के निष्पादन का प्रतिविरोध करना, या तीसरा किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, चौथा किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना, या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए जिसे वह करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते हुए विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए धारा 142 में प्रावधान किया गया है और धारा 143 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 144 में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने का प्रावधान बताया गया है और धारा 146 में बलवा बताया गया है। बलवे का अभिप्राय यह होता है कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्यों को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। और जब कोई बलवा करने के अपराध का दोषी होता है तो उसके लिए धारा 147 भारतीय दंड विधान में
सजा का प्रावधान बताया गया है। धारा 147 का अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और अशमनीय होगा, जिसके लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान दिया गया है। राज्य के संशोधन के अनुसार अपराध अशमनीय या अन्य कोई स्थितियाँ हो सकती हैं। ऐसे ही जब धारा 148 में घातक आयु से सुसज्जित होकर बलवा करते हैं तो उस स्थिति में वह अपराध संज्ञेय, जमानती, अशमनीय और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। और इसमें धारा 148 में 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने से या दोनों की सजा होती है। और धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होता है। धारा 149 में स्पष्ट अलग से अपराध का विवरण नहीं दिया गया है। 149 में जो मुख्य अपराध होता है उस अपराध के अधीन ही अपराध जो 149 में आरोप होता है उसी तरीके से होता है कि संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। अब जैसे कोई 6-7 आदमी किसी व्यक्ति को किसी खेत में सिंचाई करने से रोकने जाते हैं और वो नहीं मानता है और 5 आदमी लाठी डंडा लिए रहते हैं, 2 आदमी तलवार कतरना लिए रहते हैं और उसको मारते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जितने व्यक्ति गए थे और उन्होंने अपराध में शामिल थे तो उनके खिलाफ धारा 302 149 का आरोप होगा और मामले में जैसी साक्ष्य होगी तथ्यों परिस्थिति के अनुसार उसके अनुसार उसमें दोष सिद्धि की स्थिति होगी। तो धारा 34 और धारा 141, 148, 149 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। अन्य प्रावधानों के बारे में अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपका कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में चर्चा करें या मोबाइल नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।